Namaste dear students, this is Kirti Pankaj Sarangi and welcome to PT's Education. In this video, we will learn about anti-defection law in India. तो ये anti-defection क्या है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ पूरा लेमैन के लैंग्वेज में. देखिए, लेट से ये एक स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब एक स्टेट का असेंबली है और इसमें दो पार्टीज हैं, ए पार्टी एंड बी पार्टी. लेट से ए पार्टी में मेंबर्स हैं 60 और टोटल मेंबर्स हैं 100, बी पार्टी में मेंबर्स हैं 40. तो क्या हुआ, अगर एक रात को ये जो ऑपोजिशन वाले बी पार्टी हैं उन्होंने कुछ पैसे देकर यहाँ से 10-12 मेंबर्स खरीद के लेके गए, मतलब ये तो होता है, आप सबको पता है कि मेंबर्स खरीदे जाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो लोगों ने अपना पार्टी चेंज कर दिया. कोई भी मतलब पावर का हंग्री हो, मनी का हंग्री हो, कुछ भी हो, तो पार्टी चेंज कर दिया. तो ये तो ओवरनाइट में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया. मतलब ए पार्टी रूल कर रहा था, बी पार्टी रूल करेगा. ये प्रैक्टिस इंडिया में पुराने जमाने में 60s, 70s, 80s में बहुत हो रहे थे. इसीलिए ये एक लॉ आया 1985 में, उसे बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर उसे इंक्लूड किया गया था 10th शेड्यूल में. ठीक है, तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रो. अब चलते हैं एक्चुअली इसके टेक्निकलिटीज में. ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 क्या है, इसमें एक एंटी डिफेक्शन लॉ को इंक्लूड किया गया कि जो 10th शेड्यूल है, मतलब 1970s 80s में एक रूल है, मतलब एक था कि आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स. गयाराम नाम के एक एमपी थे हरियाणा में, जो एक ही दिन में इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे. उसमें से गए कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी में फिर से कांग्रेस आ गए. एक ही दिन में 3 पार्टीज चेंज किए थे. तो वहीं से शुरू ये क्लिशे लाइन आ गया था कि आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स, और ये रूल इसको कर्व करने के लिए लाया था ये अमेंडमेंट, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है. इसका पर्पस क्या था कि टू कॉप पॉलिटिकल डिफेक्शन बाय लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में जो पॉलिटिकल डिफेक्शन होता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, इसे डिफेक्शन बोला जाता है. इस डिफेक्शन को कॉप करने के लिए हमें ये अमेंडमेंट लेके आया था 1985 में, जब मिस्टर गांधी थे, राजीव गांधी, वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे. As in the Indian political sense, the legislature used to change their parties frequently, the governments to fall due to chaos. तो chaos होता था, मतलब कौन सा पार्टी है, कोई मेंबर है या नहीं है, कल होगा या नहीं होगा, ये chaos में ही लोग काम क्या करेंगे, मतलब हमेशा तो अपना कुर्सी संभालने में लगे रहेंगे. The often political instability, they often brought political instability. इसमें से political instability होगा, तो मैंने बताया था पहले स्लाइड में, ए से बी से ये तो होता रहता है. By one estimate, almost 50% of the 4,000 legislature elected to the central and federal parliament in 1967 and 71 general elections subsequently defected, leading to political turmoil in the country. तो 1960s और 70s में 50%, मतलब एक हाउस के 50% मेंबर्स डिफेक्ट करते थे. मतलब ये सिनेरियो था, मतलब ट्रेंड था उस टाइम के. उसके बाद ये अमेंडमेंट आने के बाद कुछ कम हुआ. तो देखते हैं इसके रूल्स क्या क्या है. तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कौन से ग्राउंड में एक एमएलए या फिर एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अपने पार्टी छोड़ने पर, और कुछ रीजंस हैं उसमें. देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 102 एंड 191(2), मतलब ये दोनों आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंटी डिफेक्शन के लॉ के साथ जुड़े हुए हैं. और ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए है, मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए, एंड ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं इंडिया में उनके लिए है 191(2), और जितना मतलब एक ही तो है, पार्लियामेंट के लिए है 102(2). तो कौन से इफ ए मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर एक जो सिलेक्ट होके आया है मेंबर, वो अगर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो अगर वो वॉलंटरीली अपना मेंबरशिप गिव अप करता है, देन ही इज फाउंड डिस्क्वालिफाइड, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. अगर उसने जो व्हिप होता है, व्हिप एक मतलब एक होता है, क्या होता है व्हिप, कि अगर पार्टी ए
अपने मेंबर्स को बोल रहा है कि आप असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में ये चीजें मेरे पार्टी के व्हिप में, मेरे पार्टी के ऑर्डर में आप करने वाले हो। मतलब व्हिप क्या होता है कि व्हिप एक ऐसा चीज है, मतलब अगर पार्टी ए अपने एमएलएज और एमपीज को एक ऑर्डर देता है कि आप इस आर्टिकल में और इस डिस्कशन में आप ये स्टैंस लेंगे, तो एक पार्टी का स्टैंस अगर अपने एमएलएज और एमपीज को वो दे रहा है, देन उसे व्हिप बोला जाता है। अगर कोई एमएलए या एमपी इस व्हिप से हटके काम करता है, मतलब इस ऑर्डर से हटके काम करता है, तो उसे भी डिफेक्शन माना जाएगा। ओके, ये दूसरा हो गया। ये पहला वाला वॉलंटरली, दूसरा वाला अगर व्हिप नहीं मानेगा तो। और तीसरा है, अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो आते ही एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देता है, तब भी उसको डिफेक्शन बोला जाएगा। इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर, जिसको हम नॉमिनेट करके भेजते हैं राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, कहीं भी हो, तो अगर वो 6 मंथ के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है, अगर वो 6 मंथ के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो हम उसे डिफेक्ट बोलेंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो या फिर लता मंगेशकर हो, ये कोई भी, मतलब जो भी गए थे नॉमिनेट होके, अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे 6 मंथ के बाद, तो प्रॉब्लम है, मतलब उनको डिफेक्शन में आना पड़ेगा। तो ये डिफेक्शन डिसाइड कौन करता है? मतलब अगर डिफेक्ट भी हो गए, मतलब एक बंदा एक पार्टी से दूसरी पार्टी जा रहा है, तो हम डिसाइड कौन करेगा, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई करेगा कौन? उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? कि राज्यसभा में है वाइस प्रेसिडेंट, देन लोकसभा में है स्पीकर, देन स्टेट लेजिस्लेचर में भी स्पीकर होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। एंड द डिसीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब पहले जब ये लॉ बनाया गया था, तब लिखा गया था कि दिस डिसीजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। बट एक 1992 में एक किहोतो होलोहान केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जो बोला कि नहीं भाई, रिव्यू जो है, मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में आता है, इसको आप मना नहीं कर सकते। तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे until the decision of the presiding officer has came। मतलब जब तक डिसीजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कोई क्लेम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, इसीलिए इसको मना नहीं किया जा सकता। और इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ है कि 91st अमेंडमेंट जो था वो 2003 में था। तो इसमें क्या था, पहले कि बोला गया था अगर एक पार्टी से 1/3 मेंबर जा रहे हैं, मतलब एक पार्टी से एक साथ 1/3 मेंबर छोड़ के जा रहे हैं, देन मस्ट बी सम आइडियोलॉजिकल इश्यूज। अगर इतने लोग जा रहे हैं तो पार्टी में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए जा रहे हैं। इसीलिए इसको डिफेक्शन में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसको डिफेक्शन माना नहीं जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि छोटे छोटे स्टेट्स में जो होते हैं 1/3 कितना, 8, 9, 12 ऐसे नंबर्स हो जाते हैं 1/3 के। तो इतने मेंबर्स खरीदने और हॉर्स ट्रेडिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। तो इसका भी कुछ फायदा इतना नहीं मिला, इसीलिए इसको क्या किया गया, 2/3 कर दिया गया, 1/3 टू 2/3 शिफ्ट कर दिया गया। मतलब अब 2/3 मेंबर अगर चाहेंगे तो इसे जाना तो नहीं बोला जाएगा, इसको मर्जर बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, मर्जर बोला जाएगा। अगर 2/3 मेंबर्स जा रहे हैं देन उसको एक मर्जर बोला जाएगा, और ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं ये क्रिटिसिज्म। कुछ क्रिटिसिज्म है एंटी डिफेक्शन लॉ को। वो क्रिटिसिज्म्स क्या है? क्रिटिसिज्म्स ये हैं कि वो फ्री स्पीच होता है, मतलब जो एमपी और एमएलए का फ्री स्पीच होता है, वो कहीं भी जा सकता है। मतलब उसका मतलब क्या है, पार्टी का को चेंज करना उसका प्रायोरिटीज हो सकता है, उसका आइडियोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स डिडंट इंटेंड टू गिव द कंट्रोल ऑफ मेंबर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंट्रोल नहीं कर सकते हमारे एमपीज और एमएलए से। एमपीज एंड एमएलएज आर रिप्रेजेंटेटिव्स,
तो कोई रिप्रेजेंटेटिव कितना भी काम कर ले, मतलब वो पब्लिक का होता है, वो पार्टी का नहीं, वो पब्लिक का होता है। वो इलेक्ट होके अगर गया है तो लोगों ने उसको इलेक्ट किया ना कि पार्टी में, तो पार्टी इतना हावी नहीं हो सकता एक एमएलए और एमपीज में। और व्हिप, बहुत सारा व्हिप मेंशन किया जाता है। ये व्हिप भी नहीं था पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको भी ऐड किया गया है 10th शेड्यूल में। इसके तहत क्या होता है कि मतलब हर टाइम, ईच एंड एवरी टाइम पॉलिटिकल पार्टीज व्हिप जारी करते हैं, व्हिप इशू करते हैं कि आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब क्रिटिसिज्म हो जाता है कि हमेशा व्हिप जारी करता है पार्टीज, और रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं एक मेंबर, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक्स आया है एमपी होके या फिर एमएलए होके, अगर लोग बोल रहे हैं कि आप फलाना पार्टी में नहीं होके ढिमके पार्टी में जाइए, तो वो उसको जाना ही पड़ेगा उस पार्टी में। तो ये क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। तो वो रिप्रेजेंटेटिव को अपना, जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव है उसका बात तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे थोड़े क्रिटिसिज्म हो गए। अगर ये क्रिटिसिज्म है तो सजेशंस भी कुछ आए होंगे। तो सजेशन क्या है, 3 सजेशंस आए हैं। दिनेश गोस्वामी कमिटी, देन दिनेश गोस्वामी कमिटी में क्या हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी अप्लाइड ओनली टू कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब जब कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन का टाइम आए तब भी ये मतलब ये लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए। एंड व्हिप्स ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन डेंजर। तो जब एक फ्लोर टेस्ट हो रहा है, कोई मतलब बड़ा सा डिसीजन हो रहा है, तब भी व्हिप जारी करें, हर टाइम व्हिप जारी ना करें। तो लॉ कमीशन ने कुछ दिया था सजेशंस। लॉ कमीशन के प्रोविजन क्या है कि स्प्लिट एंड मर्जर को डिस्क्वालिफिकेशन में इंक्लूड ना किया जाए। मतलब जो 1/3 और 2/3 का जो मैंने बताया आपको ये प्रॉब्लम, तो ये वाला इंक्लूड ना किया जाए डिस्क्वालिफिकेशन में। एंड प्री पोल फ्रंट्स को, मतलब प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स को, मतलब जैसे यूपीए, एनडीए, ये तो नेशनल आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जॉइंट पार्टी है यूपीए। तो ये यूपीए को प्री पोल अगर इलेक्टोरल होता है, मतलब प्री पोल फ्रंट्स आते हैं, तो उनको हम पॉलिटिकल पार्टीज ट्रीट करना चाहिए। मतलब यूपीए को एक पार्टी चूज करना चाहिए, ना कि आईएनसी एक और छोटे पार्टीज और एक, ये एक ही पार्टी है। एनडीए भी एक ही पार्टी है। देन इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ रेकमेंड किया था, कि उसने रेकमेंड किया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि डिसीजन जो है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेते हैं, वो डिसीजन शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो हमने देखा कि क्या क्या होता है एक एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो ये यहां तक खत्म हुआ। सजेशंस आगे, रिफॉर्म्स होने वाले हैं, होना चाहिए। इसका इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब राजस्थान में आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं केस स्टडी भी एक बना सकता हूँ इन स्टेट्स पे। आप कमेंट थ्रेड में लिखिए, मैं आपको बना के हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, होप यू लाइक्ड इट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ पीटीज एजुकेशन, सो प्लीज डू रेफर, वेरी गुड रिसोर्सेस फॉर योर examinations. It will help you a lot. Thank you, God bless you all the best.